तो फ्रेंड्स देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण महाप्राण है। महाप्राण वर्ण कौन सा है, क ग ख और ट में। तो पहचानिए कि इसमें महाप्राण वर्ण कौन सा है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर जो ख है इसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए आपको बता दें कि दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण के बारे में बात करते हैं तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास मुख से सीमित रूप में निकलती है तथा जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है अल्प प्राण। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि क वर्ग हो गया, इसमें जो पहला अक्षर है क, फिर है ग, फिर है अंगा, ये तीनों हैं अल्प प्राण। च वर्ग में च ज इया, ट वर्ग में ट ड और ड़, त वर्ग में त द न और प वर्ग में प ब म। ये जो वर्ण होते हैं ये अल्प प्राण हैं। जबकि अगर हम बात करें महाप्राण वर्ण के बारे में तो इन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप में निकलती है, इसमें श्वास ज़्यादा लगती है, समय लगता है, इसी कारण इन्हें महाप्राण वर्ण कहा जाता है। महाप्राण कहने का अर्थ है कि वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। अच्छा, महाप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कुल 14 वर्ण हैं जो कि महाप्राण कहे जाते हैं। कौन कौन से, देखिए क वर्ग में ख और घ महाप्राण है, च वर्ग में छ और झ महाप्राण है, ट वर्ग में ठ और ढ ये हो गए आपके महाप्राण, त वर्ग में थ और ध महाप्राण है, प वर्ग में फ और ल हैं। इसके अलावा स, ख, स और ह भी महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, लड़ाई, चतुराई, मिठाई और उतराई। तो देखिए फ्रेंड्स, लड़ाई, चतुराई और उतराई ये तीनों भाववाचक हैं। मिठाई, मिठाई कौन सी है, ये स्वीट वाली है, मधुर वाली नहीं है। तो स्वीट वाली मिठाई है, तो ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। आपको बताना चाहेंगे भाववाचक संज्ञा कहते किसको हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म या दशा या कार्य या मनोभाव आदि का बोध हो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। गुण का, धर्म का, दशा का, कार्य का या मनोभाव का बोध हो तो वहाँ पर हो जाए भाववाचक संज्ञा। प्रायः गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं, परवर्ती कहते हैं, बपौती कहते हैं, थाती कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि थाती। फिर देखिए, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है, संप्रदान, अपादान, संबंध या फिर अधिकरण। तो यहाँ पर देखिए, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, तो इसमें कौन सा कारक है, इसमें है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है। भूखे को अन्न, तो किसके लिए क्रिया की जा रही है, भूखे के लिए, या किसी को कुछ दिया जाता है उसे कहते हैं संप्रदान कारक। दूसरे शब्दों में जिसके लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप में जो शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए होता है, याद रखना इसको। अब बताइए कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ये एक मिनी टेस्ट है, कुल मिला के 20 प्रश्न हैं। देखिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पता है। और ये इससे जो ये मिनी टेस्ट होता है फ्रेंड्स, ये आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए है, आपके ज्ञानवर्धन के लिए है। इसमें से कई प्रश्न आपको परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो देखो आपको क्या बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, घास, आय, व्यय और नहर में। सही जवाब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसमें ऑप्शन सी यानी कि नहर, ये पुल्लिंग शब्द है। श्याम सुंदर में कौन सा समास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। बताइए कि श्याम सुंदर में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या फिर बहुब्रीहि है। सही जवाब हो जाएगा इसमें कौन सा समास बताइए, श्याम सुंदर में कर्मधारय समास है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। कर्मधारय समास है यहाँ पर। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है इसका मतलब हो गया। इसमें पहला पद क्या है,
पहला पद विशेष्य है, दूसरा विशेषण है, श्याम सुंदर, तो यह कर्णधारय समास है। बात करते हैं कर्णधारय समास के बारे में। तो वह समास जिसके प्रथम पद पर विशेषण होती है उसे कर्णधारय समास कहते हैं, अर्थात जिन दो पदों के बीच उपमेय और उपमान का या विशेषण या विशेष का संबंध हो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है ये बताना है आपको। तुमने अच्छा किया, जो आगे इसमें जो अच्छा है विशेषण नहीं है। यह स्थान बहुत अच्छा है, तो स्थान की विशेषता बता रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो प्रयोग किया गया अच्छा का वो विशेषण के रूप में किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। बाकी देखिए, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आगे, इसमें भी अच्छा विशेषण के रूप में नहीं है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द बचा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द होगा यहाँ पर प्रेषित पतिका। तो याद रखिएगा इसको, प्रेषित पतिका। बहुत सारे लोग इसका आंसर सुन रहे होंगे कि आगत पतिका या फिर आगस्मितक पतिका होगा, तो ये नहीं है। सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, प्रेषित पतिका। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है उसको कहते हैं अजात शत्रु। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या पाली? सही जवाब है ऑप्शन डी, पाली जो है यह संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ससुमेलित विलोम युग्म नहीं है? तो ससीम का जो विलोम होगा वो क्या होगा? ससीम मतलब सीमा के साथ, असीम मतलब जिसकी सीमा ना हो, तो ये विलोम युग्म है। व्यास और समास, क्या ये विलोम युग्म है? नहीं। व्यास आप जानते होंगे, व्यास का अर्थ होता है कथा कहने वाला, या फिर ये जो रेखा होती है जो केंद्र से होती हुई जाती है वृत्त में, इसको भी व्यास कहते हैं। समास का मतलब आप समझ रहे होंगे, समास का मतलब योगदान से होता है, योग से होता है। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द जो हैं शब्द विलोम नहीं है। बाकी यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद दो शब्द और हैं, वो हैं रत, निरत, सदाशय और दुराशय, ये भी शब्द विलोम ही हैं। आशा विद्यालय से घर जाती है में समास कौन सा है? आशा विद्यालय से घर जाती है, यानी कि विद्यालय से अलग हो रही है, जैसे कि बंदर छत से कूदा, या आशा विद्यालय से घर जाती है। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपादान कारक है, समास नहीं, यहाँ पर कारक की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गुणहीन में कौन सा समास है? गुणहीन मतलब गुण से हीन, तो गुणहीन में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व है। द्वंद्व में तो और का लोप होता है, तो द्वंद्व तो ये हो नहीं सकता है। अव्ययी भाव समास भी नहीं है। अब यहाँ पर है कर्मधारय और तत्पुरुष। सही जवाब इसका हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, तो गुणहीन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास कहते हैं किसको है फ्रेंड्स? तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौड़ होता है, विभक्ति का लोप होता है। तो उत्तर पद इसमें क्या है? गुणहीन। तो जो गुणहीन का मतलब हो गया गुण से हीन, तो कारक चिन्हों में को, से, के लिए आदि का लोप होता है। उदाहरण देखिए, मूर्तिकार, कालजयी, राजद्रोही, आत्मघाती और मांसाहारी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगोचर का अर्थ बताना है आपको। अगोचर का सही अर्थ क्या होगा? जिसका अनुभव शरीर को न हो, गलत। जिसका अनुभव हृदय को न हो, ये भी गलत। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो वो उसे कहते हैं अगोचर। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा में कौन सा अलंकार है? खगकुल मतलब पक्षियों का कुल है, पक्षियों का झुंड है, उसकी आवाज़ है कुलकुल। तो यहाँ पर कुल का जो मतलब हो रहा है हर बार अलग हो रहा है, तो खगकुल कुलकुल सा बोल रहा है, इसमें कौन सा अलंकार होगा फ्रेंड्स? तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, क्योंकि कुल शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है और उसका अर्थ अलग अलग आ रहा है। तद्भव तत्सम में कोई एक युग्म गलत है, वो आपको पहचानना है। बाजा का वाद्य, तद्भव तत्सम बाजा का वाद्य सही है। बेर का बदरी होता है, ये भी सही है। डी का कोई मतलब ही नहीं है। और ये देखिए वक वत्स दोनों ही तत्सम हैं, दोनों ही तत्सम हैं, वक और वत्स। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? बुद्धिहीन शब्द जो है यह व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? संज्ञा है क्या? नहीं। सर्वनाम है क्या? नहीं है। ये क्या है? बुद्धिहीन जो है यह विशेषण के तौर पर आएगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
सरोवर का मतलब तालाब से होता ही है, पुष्कर का मतलब भी तालाब से होता है, पद्माकर का मतलब भी तालाब से होता है, कमल का तालाब। ध्रुवनंदा, ये ध्रुवनंदा जो है इसका अर्थ नदी से होता है और वो भी गंगा नदी से। ठीक है, तो ध्रुवनंदा जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है तालाब का। आपको बताना चाहेंगे ध्रुवनंदा के जो अन्य पर्यायवाची हैं, इसमें सुरसरी, सुरसरी का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, उतरी ठाड़े भय सुरसरी रेता। और त्रिपथगा, जाह्नवी, सुरसरिता, सुरधुनी, गंगा, देवनदी, मंदाकिनी, भगीरथी, विष्णुपगा और देवपगा, ये गंगा या ध्रुवनंदा के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर देखिए स्वाधीन का विलोम बताना है आपको। स्वाधीन का विलोम क्या हो जाएगा? स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद नहीं, पराधीन। जी हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए 19वां क्वेश्चन होगा, सुसुप्त का संधि विच्छेद करना है आपको। सुसुप्त, तो बताइए कौन सा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सधन सुप्त, सुधन सुप्त, सुधन सुप्त, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तरण के संग तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में। यहाँ पर जो पहला तरण है ये सूर्य के संबंध, इसका अर्थ हो जाएगा सूर्य, और दूसरा जो तरण है इसका अर्थ हो रहा है नाव से। तो दो बार प्रयोग हुआ तरण का, दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है। मतलब जब एक शब्द एक बार से अधिक आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर होता है यमक अलंकार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थे 20 प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेस्ट जरूर अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्रतिदिन शाम को आपको एक टेस्ट सीरीज दी जाती है, 7:30 बजे के आसपास ये चैनल पर अपलोड होती है। तो प्रतिदिन वॉच करिए और बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।